हेलो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे आवेश, स्थिर वैद्युत आवेश और क्षेत्र के बारे में। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था आवेश के बारे में। आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करते हैं और पढ़ते हैं कूलॉम्स का नियम। कूलॉम्स लॉ। जब आवेशों के बारे में बात होने लगी तो आवेश में ये देखा गया कि जब समान आवेश होते थे या विपरीत आवेश होते थे, कोई भी आवेश होता था तो उनके बीच में एक बल लगता था, फोर्स। वो अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों था। तो अब कूलॉम साहब ने उस बल के बारे में बताया और उस बल के बारे में ये बताया कि जब दो आवेश एक दूसरे पर बल लगाते हैं तो वह आकर्षित भी हो सकता है, प्रतिकर्षित बल भी हो सकता है, और इन दोनों आवेशों के कारण लगने वाले बल को कहते हैं वैद्युत बल। तो वैद्युत बल की वैल्यू क्या होती है, उन्होंने एक फार्मूला प्रस्तुत किया जिसकी सहायता से हम किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। और वो है क्या, ये नियम में बताया गया है। इन्होंने किया क्या, एक स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2, दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 लिए और इसे किसी माध्यम की बात करते हैं तो हमने वायु में, उन्होंने वायु में दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 और Q2 लिया और इनको r दूरी पर रख दिया। अब जैसे ही r दूरी पर इन्होंने आवेशों को रखा, दोनों समान आवेश थे, दोनों की प्रकृति समान था, दोनों पॉजिटिव हैं। तो ये देखा गया था कि जब पॉजिटिव आवेश होते हैं तो दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है, और जब दोनों विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं तो उन दोनों में आकर्षण बल लगता है। तो यहाँ पे दोनों आवेश क्या है, समान, प्लस ये भी है प्लस ये भी है, तो इन दोनों के बीच में लगेगा प्रतिकर्षण बल। तो प्रतिकर्षण बल कैसा लगेगा, ये एक बल इधर लगेगा F12 और ये एक बल लगेगा F21। ये F12 क्या है, दूसरे के द्वारा पहले पर लगने वाला बल, और F21 क्या है, पहले के कारण दूसरे पर लगने वाला बल। दोनों प्रतिकर्षित कर रहे हैं, एक दूसरे को दूर भगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में होंगे। चूंकि बल है तो बल हमारा क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, सदिश राशि है, तो इसकी दिशा भी होगी। तो दिशा क्या है कि जब दो आवेश समान प्रकृति के आवेश r दूरी पर स्थित होते हैं तो इन दोनों के बीच में एक प्रतिकर्षण बल लगता है, और ये जो बल होता है इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। ये कूलॉम साहब ने बताया। ऐसा नहीं कि बल है तो इस डायरेक्शन में, ऐसा नहीं। ये जो बल की दिशा होगी, ये बल की दिशा इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली है। क्योंकि ये दोनों बिंदु आवेश है तो दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जा सकती है, यह है कि नहीं। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, जिन्हें हम वैद्युत बल कहते हैं। तो ये अगर Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल F12 है और Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल F21 है, तो इसकी दिशा इस तरह होगी। अब इसके बारे में उन्होंने ये बताया कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, वैद्युत बल, उन दोनों आवेशों के
मान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती। दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, पहला है उन्होंने क्या बोला, पहला बोला कि दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। दूसरा क्या बोला कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा या दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये उन्होंने अपना नियम दिया कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। ये दोनों आवेशों के कारण लगने वाले बल का मान है। अब यहीं पे आता है F बराबर K Q1 Q2/r², जहाँ K क्या है, जहाँ K एक नियतांक है। कैसा नियतांक है, माध्यम का, माध्यम का ये नियतांक है। ये माध्यम का नियतांक K है, जिसका मान प्रयोग द्वारा निकाला गया तो 9 × 10⁻9। और इसका मात्रक क्या होगा, यहाँ से K से हम निकाल सकते हैं, K इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, F इंटू r² इंटू डिवाइडेड बाई K1 K2। तो F का मात्रक होता है न्यूटन, r² मीटर स्क्वायर, और ये प्रति Q1 और Q2 आवेश है, तो ये हो जाएगा कूलम का स्क्वायर। ये उन्होंने कूलम साहब ने ये बताया कि K बराबर 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल की बात। अब वैद्युत बल किस पे निर्भर करता है, वैद्युत बल की निर्भरता, ये किस पे निर्भर करता है, ये निर्भर करता है, पहला तो जब कूलम साहब ने ये अपना नियम दिया तो उसमें ये बताया कि जो भी आवेश है वो क्या होने चाहिए, बिंदु आवेश होने चाहिए। तो पहला क्या है, बिंदु आवेश होने चाहिए। कूलम का नियम कहाँ पे लगेगा, जब कोई दो बिंदु आवेश हो, और दोनों बिंदु आवेश कैसे होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए। स्थिर होने चाहिए, स्थिर का मतलब रुके हुए, ऐसा नहीं कि दोनों अगर गति करें, तो जब गति करेंगे तो दोनों के बीच लगने वाला बल हम कूलम के नियम से नहीं निकाल सकते। तो वैद्युत बल की निर्भरता हो गई बिंदु आवेश अर्थात स्थिर होने चाहिए। दूसरा माध्यम, दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पे निर्भर करता है। अब माध्यम देखो यहाँ पे K है, ये क्या है, माध्यम है जो कि नियत है, तो माध्यम पे निर्भर करता है। इनके बीच में क्या है, वायु है, निर्वात है, क्या है, अब कुछ भी हो सकता है, जैसे मोम हो सकता है, कार्डबोर्ड हो सकता है, जल भी हो सकता है। दोनों आवेशों को जल में डुबो दे, दोनों आवेशों को किसी ऑयल में डुबो दे, तो उनके माध्यम पर भी ये निर्भर करता है। तो ये थी निर्भरता। और जो कूलम का नियम है, वो कूलम का नियम लागू होता है सिर्फ और सिर्फ स्थिर विद्युत आवेश, स्थिर बिंदु आवेश, सिर्फ और सिर्फ किस पे आया है, ये लागू होता है स्थिर बिंदु आवेश। और इन पर लगने वाला वैद्युत बल की दिशा क्या होती है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। तो ये था कूलम का नियम, जहाँ K बराबर 1/4πε0 लिखा जाता है। इसकी वैल्यू सेम वही होती है 9 × 10⁻9, जहाँ ε0 को क्या कहा जाता है, वैद्युतशीलता। ε0 क्या कहलाती है, वैद्युतशीलता। कभी कभी बच्चे इसको E0 पढ़ लेते हैं, लेकिन E0 नहीं है, ये क्या है, ε0।
यह है कूलॉम का नियम। उसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे इसके बाद आते हैं हम लोग कूलॉम के नियम। कूलॉम के नियम के वेक्टर स्वरूप। वेक्टर स्वरूप में क्या कि जब दो आवेश है और दो बिंदु आवेश है तो इनको हम लोग वेक्टर के रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो इन्होंने इसके लिए ये बताया कि एक कोऑर्डिनेशन में दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 किसी निर्वात या वायु माध्यम में Q1 और Q2 को रखते हैं और ये किसी कोऑर्डिनेशन में है, निर्देशांक में है, जिसका मूल बिंदु है O। मूल बिंदु से इनकी दूरी क्या है? इनकी दूरी है R1, Q1 की दूरी R1 और Q2 की दूरी R2 और दोनों आवेशों के बीच की दूरी है R। चूँकि R1 और R2 क्या है हमारे एक वेक्टर है क्योंकि मूल बिंदु से लिया गया है, इनका अपना एक दिशा होगा, इनका एक अपना परिमाण होगा, इसलिए R1 और R2 हमारे क्या हो गए वेक्टर। जब Q1 और Q2 को किसी माध्यम में रखा जाता है तो इनके बीच एक बल लगता है, वैद्युत बल F12 और इस पे एक बल लगता है F21। Q2 पर लिख देते हैं ऐसे, और ये बल की दिशा क्या होगी? इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। तो ये हो गया हमारा R1 वेक्टर और ये R2 वेक्टर। अब Q1 और Q2 के बीच की दूरी क्या है? R, जो कि परिमाण दिया है कि नहीं? और F12 क्या है हमारा? वेक्टर। तो वैल्यू क्या होगी? वैल्यू होगी F12 बराबर 1 K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। चूँकि हमारा बल क्या है? एक सदिश राशि है, तो सदिश राशि, लेकिन इधर तो जितने भी भौतिक राशियाँ हैं वो सब क्या है? अदिश राशि। Q1 Q2 R सभी क्या है? अदिश राशि। तो इसको हमें सदिश बनाना है। तो हम लोग जानते हैं जब किसी भी भौतिक राशि अदिश भौतिक राशि को सदिश राशि में परिवर्तित किया जाता है तो उसमें हम एकांक वेक्टर का गुणा कर देते हैं, जिससे कि वो भौतिक राशि क्या हो जाती है? सदिश राशि। तो इसमें भी हम लोग एक एकांक वेक्टर का गुणा कर देते हैं। अब एकांक वेक्टर का गुणा कैसे? R12, ये हमारा एकांक वेक्टर हो गया 1 2। अब अगर हमारा F12 है तो ये हमारा दिशा क्या होगी? FR12 और ये दिशा होगी R21। हम इसको वेक्टर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ A पॉइंट से इसको नाम भी दे देते हैं AB, अगर A से B तक चलते हैं तो ये दूरी हमारी क्या कहलाएगी? R21। अगर B से A तक चलते हैं तो उसकी दूरी क्या होगी? R12। तो हम करते क्या है, यहाँ पे एक एकांक वेक्टर का गुणा कर देते हैं, जिससे कि F12 की ये हमारा परिमाण हो गया और ये हमारा एकांक वेक्टर। किसी भी परिमाण में एकांक वेक्टर का गुणा करते हैं तो वो क्या कहलाता है? एक वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ हमारा F12 क्या हो गया? एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, अब हमारा काम क्या है? R12 को सॉल्व करना। तो इसके लिए करते क्या है? K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इंटू R12 कैप, ऊपर नीचे R का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम लोग ऊपर नीचे R का मल्टीप्लाई कर दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि R से R कैंसिल, ये पहले की वैल्यू के बराबर हो जाएगा। अभी इसको हम लोग लिख सकते हैं कि Q1 Q2 बाई R क्यूब इंटू R12 वेक्टर। अब ये जो हमारा R12 है
ये एकांक वेक्टर है, ये r12 जो है वो एकांक वेक्टर है और उसका हमने r के परिमाण के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी। ये पूरा हमारा क्या हो गया, एक वेक्टर क्वांटिटी। अब इसकी वैल्यू हमें निकालना है, तो हमको यहाँ फिगर दिया हुआ है। अब जब फिगर दिया हुआ है तो हम फिगर से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे? जैसे जैसे फिगर दिया है वैसे वैसे हम लोग यहाँ पे एक वेक्टर के रूप में इसको बना लेते हैं। तो ए ओ दिया है, सॉरी ओ ए दिया है, ये ओ बिंदु है, ये ए बिंदु, इसका डायरेक्शन है हमारा ओ ए, इसका वैल्यू कितना है r1 वेक्टर, और एक डायरेक्शन दिया है ए बी। तो हमें कौन सा लेना है, r12 बी से ए की तरफ, तो बी से ए की तरफ, ये हो गया हमारा बी। और ओ से बी का डायरेक्शन दिया है r2 वेक्टर। हमें फाइंड आउट क्या करना है, r12 कैप, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है, और ये है हमारा r12 कैप। इसका मान क्या होगा, इसका मान हम लोग जानते हैं, क्लास 11 में हम लोग पढ़ा है सदिश का त्रिभुज नियम। त्रिभुज नियम क्या है, त्रिभुज नियम से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो त्रिभुज नियम क्या कहता है, पहले ओ ओरिजिन से चलते हैं बी के साइड में, बी से फिर ए पर आते हैं, तो ये लिखेंगे r2 प्लस r12 कैप इक्वल टू ओ से ए का डायरेक्शन कितना है r1 वेक्टर। अब यहाँ से r12 कैप r बराबर क्या लिख सकते हैं, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, r1 माइनस r2। अब इसके जगह पे ये वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं, तो रखेंगे तो क्या आएगा हमारा k q1 q2 बाई r क्यूब, और ये आएगा हमारा r1 माइनस r2। अब ये वैल्यू आ गया f12 की, इसको इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट। यहाँ तक समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। अब इसके आगे हम लोग करते हैं f21 की वैल्यू। तो जिस प्रकार से यहाँ लिखा गया है f12, तो यहाँ लिखा गया है r1 माइनस r2, यहाँ 1 2 r1 माइनस r2। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं f21 इक्वल टू k q1 q2 बटा के r क्यूब इंटू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे हम वेक्टर के डायरेक्शन से। ठीक है, ये सदिश का त्रिभुज नियम लगाएंगे, जैसे जैसे डायरेक्शन में चल रहे हैं उसी तरह हम इसको ड्रा करेंगे और फिर से ये प्रोसेस करेंगे, तो आएगा r इंटू r21 की वैल्यू r2 माइनस r1। अब ये इक्वेशन हो गया हमारा सेकेंड, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। दोनों की हम लोग क्या करते हैं, अगर यहाँ से इन दोनों की वैल्यू को देखा जाए तो ये वैल्यू सभी सेम है, जैसे k q1 q2 बाई आर क्यूब, k q1 q2 बाई आर क्यूब। सिर्फ डिफरेंट क्या है, यहाँ r1 माइनस r2 है, यहाँ r2 माइनस r1। और ये है क्या, ये q1 और q2 के बीच का डिस्टेंस ही है, वेक्टर स्वरूप। तो हम इसको लिख सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन को लिख सकते हैं f21 इक्वल टू k q1 q2 बाई आर क्यूब, यहाँ से माइनस अगर कॉमन ले ले तो ये आएगा हमारा r1 माइनस r2, और ये किसकी वैल्यू है, ये है f12 की। तो f21 इक्वल टू माइनस f12 ये हम लिख सकते हैं। तो कूलाम के नियम का वेक्टर स्वरूप हमारा ये इक्वेशन हो गया, वेक्टर स्वरूप में हमने इसको लिख दिया। और यहाँ से जब इसको सॉल्व किया गया तो ये आया f21 इक्वल टू माइनस f12, और ये है क्या, ये कूलाम के नियम के अनुसार वैद्युत बल का मान है। और ये अगर ध्यान से देखें
तो Q1 पर लगने वाला Q2 के कारण बल और Q2 पर लगने वाला Q1 के कारण बल दोनों क्या है, मान में बराबर है लेकिन दिशा में विपरीत। अर्थात इसको हम लोग कह सकते हैं ये न्यूटन के तृतीय नियम का भी पालन करता है। यहाँ से हम लिख सकते हैं न्यूटन के तृतीय नियम का ये पालन कर रहा है। तो ये हो गया हमारा कूलाम के नियम के वेक्टर स्वरूप। ये समझ में आया आप लोगों को, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा।